बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। अफजाल ट्यूटोरियल पॉइंट में मैं उमर फारूक आपको खुशामदीद कहता हूँ। जनरल फार्माकोलॉजी के तीसरे एपिसोड में हमने आज जिन तीन चीज़ों पे बात करनी है कि वो है हमारे पास बायो इक्विवेलेंस, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम इनकी थोड़ी थॉरोली इनके जो हमारे पास ये जो पहले दो टॉपिक्स हैं ये हमारे पास छोटे डिफिनीशंस हैं, हम इनको थोड़ी सिंपली तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पास एक डिटेल टॉपिक आता है और हमारा जो मेन पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहली चीज़ है बायो इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि बायो इक्विवेलेंस है क्या। बायो इक्विवेलेंस हम दो ड्रग्स के लिए, ऐसे ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके कुछ पैरामीटर्स हमने सेट किए हुए हैं कि वो हमारे पास जब वो दो पैरामीटर्स इनके सेम होंगे तो उन दो ड्रग्स को हम बायो इक्विवेलेंट कहेंगे और उस फिनोमेना को हम बायो इक्विवेलेंस कहते हैं। जैसे कि अगर दो ड्रग्स हैं हमारे पास और उनकी बायो अवेलेबिलिटी सेम है तो हम उन दो ड्रग्स को क्या कहेंगे कि दीज आर बायो इक्विवेलेंट एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड बायो इक्विवेलेंस। इसी तरह हम अपने दूसरे जो टॉपिक है हमारे पास वो है थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। अब बात करते हैं कि व्हाट इज थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस में हमारे पास ये आता है कि अगर हम सिंपली डिफाइन करें कि और देखें तो हमारे पास अगर दो ड्रग्स हैं और उनकी जो हमारे पास जो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, अगर वो हमारे पास सेम हो, मतलब उसकी इफिकेसी जो होगी, उसकी अब्जॉर्प्शन होगी, उसकी जो बाकी जो उसके एडीआर हो गया, अगर वो दो ड्रग्स के सेम आ रहे हैं तो देन इट, और जो उसकी जो हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए हम उस ड्रग को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो दोनों ड्रग हमारे पास सेम है तो हम उन दोनों को कहते हैं कि दीज आर थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट एंड द फिनोमेना इज टर्म्ड एज थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को पढ़ेंगे। मैं तो थोड़ी थॉरोली यहाँ पे हमने थोड़ी थॉरोली डिफिनीशन लिखी हुई है, लेकिन हम इसको ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कोई रूट डिपेंडेंट है कि नहीं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास, जो वो फैक्टर्स जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस इन विच द ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द इंटरस्टिशियम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड देन एंटर इनटू द टिश्यूज। जब हम ड्रग लेते हैं वो अगर हम अदर रूट से लेते हैं, जिस तरह के हमारे पास हो गया जो हमारे पास ओरल रूट हो गया, कोई और रूट हो गया, तो वो पहले जाके एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उसके बाद उसकी जो मेटाबॉलिज्म होगी और फिर उसके बाद उसकी क्लियरेंस एंड देन एलिमिनेशन होगी। तो अगर हम एक ड्रग को लेते हैं डायरेक्टली आईवी लेते हैं, मतलब आईवी रूट से लेते हैं, तो अगर देखा जाए आईवी में हम डायरेक्टली उसको ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर देते हैं तो उसकी हमारे पास एब्जॉर्प्शन का फैक्टर 0 हो जाता है, मतलब हम उसमें एब्जॉर्प्शन को नहीं डिस्कस करते। अगर हम आईवी रूट की बात करें तो आईवी रूट में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली आईवी रूट में ऐसा होता है कि डायरेक्टली हमारे पास ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, उसके बाद उसकी मतलब मेटाबॉलिज्म हो जाती है, उसके बाद वो एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन अगर अदर रूट्स की हम बात करें तो अदर रूट्स में वो हमारे पास पहले एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन। वो फैक्टर्स जो कि या डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करते हैं या उस डिस्ट्रीब्यूशन को हमारे पास कम करते हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पर भी होगा, उसकी हाफ लाइफ पर भी होगा और उसकी वो थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी पर भी होगा, उसकी इफिकेसी पर भी होगा। सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर आता है वो है ब्लड फ्लो का। अब ब्लड फ्लो को हम क्यों डिस्कस करते हैं? ब्लड फ्लो को हम यूं डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारे पास जब नॉर्मली जब हमारे पास एक रेस्ट कंडीशन में बॉडी है, तो रेस्ट कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो लिवर, किडनी और ब्रेन ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारे पास ब्लड की जो सप्लाई है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि लिवर हर टाइम फंक्शन कर रहा होता है, क्योंकि वो आपकी मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, इसके अलावा उसकी और भी फंक्शन है। किडनी जो है आपकी एलिमिनेशन कर रही होती है और यूरिन फॉर्मेशन भी कर रही होती है। किडनी जो है हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन कर रही होती है और ब्रेन जो मास्टर ऑर्गन है जो सब फंक्शन देता है, तो उसकी ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा है, क्योंकि कंपैरेटिवली स्केलेटन और एडिपोज और स्किन एटसेट्रा जो वाइसेरा हमारे पास ऑर्गन्स हैं
उसमें ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा है? लिवर, किडनी एंड ब्रेन की। अब हम बात करते हैं कि यार अगर लिवर, किडनी या ब्रेन को हमारे पास ब्लड फ्लो ज्यादा जा रहा है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्या होता है, मतलब हाउ इट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल लेते हैं प्रोपोफोल की। प्रोपोफोल हमारे पास एक जर्नल एनेस्थेटिक्स क्लास में आता है और जो कि हम इंड्यूस किस लिए लेते हैं, ताकि पेशेंट को हम एनेस्थीसिया अनकॉन्शियस कर सके। अब अगर हमारे पास ब्लड फ्लो टू ईच एंड एवरी ऑर्गन सेम होता तो होता यूं कि हमारे पास जो पेशेंट है वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनकॉन्शियस रहता। अब जब हमारे पास ब्लड फ्लो टू दीज 3 ऑर्गन्स आर ग्रेटर देन टू दीज 3 ऑर्गन्स, तो होता ही है कि आपने देखा होगा जिन पेशेंट्स का ऑपरेशन होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियसनेस की तरफ आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्केलेटन मसल्स है, एडिपोज है और स्किन है, यहां पे हमारे पास ब्लड फ्लो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपके पास कम होगी तो वो ड्रग उतना ही कम काम करेगा जितनी उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगी। अब जिस तरह हमारे पास ये जो स्केलेटन मसल की ब्लड फ्लो कम होगी तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ड्रग जो है, एक पेशेंट जो है वो ज्यादा देर अनकॉन्शियस नहीं रहेगा और कॉन्शियसनेस की तरफ आ जाएगा। अपना दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरीज आर दो कैपिलरीज, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एक जो स्मॉलर होती है देन वेन्स एंड आर्टरीज एंड दे डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड एटसेट्रा। कैपिलरी की परमिएबिलिटी, अब एक चीज एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक या ब्लड में किस तरह आती है, वो यूं ही होता है कि जो हमारे पास ईच एंड एवरी ऑर्गन इज इनर्वेटेड बाय वेन्स एंड देन कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म, क्योंकि जब हमारे पास वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो डिवाइड होती है तो आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स वेन्स स्मॉलर वेन्स बनाती हैं और देन वो हमारे पास कैपिलरीज बनाती हैं। कैपिलरी परमिएबिलिटी की हम बात करते हैं तो कैपिलरी परमिएबिलिटी 2 चीजों पर डिपेंड करता है, कि कैपिलरी स्ट्रक्चर पर और नेचर ऑफ द ड्रग पे। कैपिलरी परमिएबिलिटी की जो कैपिलरी स्ट्रक्चर है उससे हमारा मतलब ये है कि कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये थिक कैपिलरी है या थिन है, या इसको मतलब इसकी ब्लड सप्लाई कैसी है। दूसरा जो हमारे पास है नेचर ऑफ द ड्रग। नेचर ऑफ द ड्रग से मतलब हमारा ये है कि ये ड्रग जो है हमारे पास लायोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है या लायोफोबिक है या हाइड्रोफोबिक है। अब हम जनरली अगर देखा जाए तो जो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो 2 तरीकों से होती है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो कैपिलरी स्ट्रक्चर जो है इन टर्म्स डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द स्लिट जंक्शन। स्लिट जंक्शन के आपको बता दूं कि व्हाट इज स्लिट जंक्शन। स्लिट जंक्शन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्लिट जंक्शन। देखा जाए तो यहां पर देखें, ये हमारे पास लिवर सेल का हमने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें ये ब्लैक से ड्रॉ की हुई देखें तो ये हमने इसको मेंशन किया हुआ है कि दैट दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो है चीजें, ये 3 हमने ड्रॉ किए हुए हैं, ये है हमारे पास एंडोथीलियल सेल। एंडोथीलियल सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है इसे हम कहते हैं स्लिट जंक्शन। अब हमारे पास देखा जाए, अब स्लिट जंक्शन का फंक्शन क्या होता है ये बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देखा जाए जो लिवर है हमारे पास, लिवर, तो लिवर की अगर बात की जाए तो जो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह प्रोटीन्स हो गए, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हो गए, तो उनका बेसिकली ये होता है कि जो वो हमारे पास इन स्लिट जंक्शंस के थ्रू आते हैं, इन स्लिट जंक्शंस के थ्रू अंदर आ जाते हैं और उसके बाद उसकी जो प्रोसेस होता है। लेकिन अगर इन कंट्रास्ट टू अगर हम ब्रेन में देखें तो ब्रेन में हमारे पास ये स्लिट जंक्शन मौजूद नहीं होती, जबकि इसकी जगह हमारे पास टाइट जंक्शंस मौजूद होते हैं। कुछ चीज को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम आते हैं अपनी इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, जो कि अब हम कह रहे हैं कि कैपिलरी स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द फ्रैक्शन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस द स्लिट जंक्शन। जिस तरह अगर हमारे पास ये जो बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन है, अगर इसका एरिया ज्यादा एक्सपोज हुआ तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। अगर हमारे पास स्लिट जंक्शन है तो जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक और मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। अब ब्रेन की हम बात करते हैं। ब्रेन में हमारे पास जिस तरह को मैंने बताया कि वहां पर हमारे पास स्लिट जंक्शन नहीं होते, उसकी जगह हमारे पास टाइट जंक्शन होता है। तो होता यूं है कि हमारे पास जो लायोफिलिक ड्रग्स हैं, लायोफिलिक जो ब्रेन में अगर एक ड्रग को जाना है, अगर एक चीज को जाना है तो उसको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना है,
और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना मतलब इन ड्रग्स के लिए कोई आसान चीज नहीं होती, क्योंकि उनके दैट इज हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लायोफिलिक ड्रग्स होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास उनकी मेम्ब्रेन एब्जॉर्बिविटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मेम्ब्रेन हमारी बनी ही लिपिड से है, तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो जाती है। तो अगर हम एग्जांपल लें लीवोडोपा की, लीवोडोपा हम एक अल्टरनेटिव फॉर्म है डोपामीन की, क्योंकि जब हमारे पास पार्किंसन डिजीज में डोपामीन का लेवल कम हो जाता है तो हमको डोपामीन देना पड़ता है, लेकिन लीवोडोपा इज द प्रिकर्सर ऑफ द डोपामीन। अब अगर हम लीवोडोपा देते हैं जो कि साइज में थोड़ा कम है और इज मोर लायोफिलिक, तो अगर हम लीवोडोपा देते हैं तो ये दैट इज मोर लायोफिलिक एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली एज कंपेयर टू द लायोफोबिक ड्रग्स। अगर हमारे पास जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, अगर हमको उन्हें ब्रेन में पहुंचाना हो तो क्या करेंगे कि जो हमारे पास उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड कैरियर्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू हम ब्रेन में वो ड्रग्स को पहुंचाते हैं। अपने तीसरे जो फैक्टर और तीसरा जो फैक्टर हमारे पास आता है वो है हमारे पास बाइंडिंग ऑफ द ड्रग। अब एक ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, अब वो ब्लड स्ट्रीम में है, हमें इस ड्रग को टिश्यूज में पहुंचाना है और इस टिश्यू को हमने इस टिश्यू को वापस लेकर अपने यानी ब्लड में लाना है और फिर उसकी एलिमिनेशन होनी है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री फैक्टर्स। बाइंडिंग ऑफ टू प्लाज्मा प्रोटीन, अब एक ब्लड के थ्रू उसने कैसे जाना है, एक टिश्यू को एक टारगेट टिश्यू तक उसने कैसे जाना है, तो वो होता यूं है कि दैट बाइंड्स टू द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के साथ बाइंडिंग होगी, प्लाज्मा के साथ बाइंडिंग होगी तो हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। जब एब्जॉर्प्शन हमारे पास कम हो जाएगी तो इन टर्न वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन को भी कम कर देगा। अब इस प्लाज्मा प्रोटीन में हमारे पास एक और पॉइंट आता है, वो ये है कि हमारे पास जनरली ये होता है कि जो हमारे ब्लड में जो ब्लड स्ट्रीम है, अगर उसमें हमारे पास एक ड्रग फ्री फॉर्म में फिर रहा है तो वो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो आपके पास इलिमिनेट हो जाए। लेकिन अगर वो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो बाइंडिंग फॉर्म में, मतलब वो जो हमारे पास ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ है, तो उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है और इन टर्न उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है। हम बात करते हैं बिलिरुबिन की। बिलिरुबिन हमारे पास टाइटली जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हमारे साथ टाइटली बाउंड होता है, जिसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है और इन टर्न इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो हमारे पास है बाइंडिंग टू द टिश्यू प्रोटीन। अब ऐसा है कि हमारे पास जो न्यूमरस ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास टिश्यूज में एक्यूमुलेट होते हैं। अब हर एक ड्रग के लिए हमारे पास एक थेरेप्यूटिक डोज है, मतलब कि मिनिमम थेरेप्यूटिक डोज होता है, क्योंकि अगर वो मिनिमम डोज हम ना दें तो वो ड्रग हमें अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देगा। इसी तरह उसके लिए हमारे पास एक मैक्सिमम डोज भी होती है कि अगर हम उस मैक्सिमम डोज से हम वो ड्रग्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे तो वो हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज करती है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, उसकी हाफ लाइफ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो टिश्यूज में हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जो कि हमारे ड्रग्स होते हैं वो हमारे पास लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में बाइंड हो जाते हैं। अब देखिए लिपिड और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी जो सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना हुआ है। दूसरी जो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म मोस्टली कंप्राइजेस ऑफ द प्रोटीन, एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, सो द न्यूक्लियस इज कंप्राइजेस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे पास अगर एक ड्रग दिया तो वो अगर लायोफिलिक है तो वो लिपिड के साथ बाइंड हो जाएगा और इंटर्न उसकी कंसंट्रेशन वक्त से ज्यादा, मतलब अगर आपने अभी दी तो उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होगी, फिर दोबारा डोज लिया तो वो दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। प्रोटीनिशियस जो ड्रग्स होंगे वो हमारे पास प्रोटीन के साथ जो साइटोप्लाज्म में होंगे वहां पे बाइंड हो जाएंगे और न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियस में होंगे। अब इसका हमारे पास एक फायदा है, एक वो फायदा ये है कि इसका एक्शन तो प्रोलॉन्ग हो जाता है। लेट्स सपोज जिस तरह हमने पिछली बार बात की थी, हमारे पास जो थी मॉर्फिन की एग्जांपल हमने ली थी। मॉर्फिन अगर आप लेते हैं तो उसका एक्शन 2 to 4 आवर्स होता है। अगर उसे हम एक प्रोलॉन्ग एक्शन की तरह ले तो वो, और तो इस तरह अगर हम 24 आवर्स की बात करें तो हमें 6 टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी कि हमें मॉर्फिन एक कंसिस्टेंट इफेक्ट दे। लेकिन अगर हम प्रोलॉन्ग एक्शन के थ्रू उसका एक्टिविटी देखें, हमें 2 डोजेज लेनी पड़ती हैं एक ही दिन में।
लेकिन इसका जो हमारे पास इफेक्ट आता है वो है टॉक्सिसिटी, जो कि डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। एग्जांपल में हम ले लेते हैं एक्रोलीन, जो कि हमारे पास साइक्लोफॉस्फामाइड का एक मेटाबोलाइट है। तीसरा टॉपिक हमारे पास है केमिकल नेचर, हाइड्रोफोबिसिटी। हाइड्रोफोबिसिटी इज दिस लाइक वाटर हेटिंग, वाटर डिसलाइकिंग। दिस हाइड्रोफोबिसिटी डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर। अब अगर ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक है और उसकी ब्लड फ्लो टू द एरिया ज्यादा है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ज्यादा होगी। अगर ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कम होगी। लेकिन अगर हमारे पास वो लिवर में हम ले रहे हैं तो और स्लिट जंक्शंस के थ्रू हमारे पास वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा। जिस तरह हमने बात की, हमारे पास दो सेल्स हैं, एक है लिवर का और एक है ब्रेन का। हम लिवर की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास स्लिट जंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स आसानी से एंटर हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ब्रेन में नहीं होते अवेलेबल। तो ब्रेन में हमें ये करना पड़ता है कि यहाँ पे हमारे पास टाइट जंक्शन होते हैं और वहां पे हमें रिसेप्टर यानी कैरियर्स की जरूरत पड़ती है कि ताकि हम लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेन में एंटर कर सकें। थैंक यू।